चलो नया चैप्टर 16वां स्टार्ट कर रहे हैं, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, जो आपने कक्षा 10th में भी पढ़ा है। क्या होता है प्रायिकता? किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। तो जो आप अनुमान लगाते हो, अब उसकी कितनी संभावना है, किसी घटना घटित होने की संभावना कितनी है, 1/2, 1/4, उसको हम प्रायिकता कहेंगे। प्रायिकता को PE ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। इसमें P का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, और E का मतलब होता है इवेंट, घटना। घटना को कहते हैं इवेंट। तो P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E का मतलब इवेंट, यानी कोई इवेंट या कोई घटना जो घटित होगी उसकी प्रायिकता क्या है। तो उसकी प्रायिकता का सूत्र क्या हो जाता है फिर? अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो किसी घटना के घटित होने की अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं। ये इसका सूत्र हो जाएगा। और आपने ये भी पढ़ा है कि अगर किसी घटना की प्रायिकता 1 हो जाए, प्रायिकता जो है किसी भी घटना की, उसका मान 1 के बराबर या उससे कम होता है और 0 के बराबर या उससे ज़्यादा होता है। यानी 0 से लेके 1 तक होती है प्रायिकताओं का मान। अगर किसी घटना की प्रायिकता 0 है, इसका मतलब वो घटना कभी घटित नहीं हो सकती, तो उसको बोलते हैं असंभव घटना। ये 10th में आपने पढ़ा है सबने। अगर किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो उसको असंभव घटना बोलेंगे, और अगर किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम है यानी 1 है तो उसको बोलेंगे निश्चित घटना। तो असंभव और निश्चित घटनाएं अभी हम सीखेंगे। एक तो इसमें है यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। तो यादृच्छिक परीक्षण या रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यादृच्छिक परीक्षण उसे कहेंगे जिसके एक से ज़्यादा परिणाम संभव हो। ऐसी घटना जिसके एक से ज़्यादा परिणाम संभव है। तथा दूसरा होता है परीक्षण जब कर रहे हैं उससे पहले हम ये अनुमान नहीं लगा सकते, बता नहीं सकते कि कौन सा घटना घटित होगी। परीक्षण पूर्ण होने के बाद हमें उसका परिणाम पता लगता है भी घटना कौन सी घटित हुई है। तो ये दो जो शर्तें पूरी करेगा उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं या यादृच्छिक परीक्षण। जैसे सिक्का उछालते हैं तो उसके एक से अधिक परिणाम आने की संभावनाएं रहती है, या तो हेड या टेल आएगा, और उछालने से पहले हम नहीं बता सकते हेड आएगा या टेल, संभावना है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक परीक्षण। इसके बाद में आएगा एक सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस या हिंदी में इसको प्रतिदर्श समष्टि, परिणाम एवं प्रतिदर्श समष्टि। परिणाम को बोलते हैं आउटकम्स। आउटकम्स या परिणाम। तो कोई भी घटना जब घटित होती है तो उसका जो नतीजा, क्या रिजल्ट आया, उसको हम परिणाम बोलेंगे। और उसके जितने परिणाम सारे संभव है सबको जब समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि। इसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस। जैसे एक सिक्का उछाल रहे हो तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, इसमें जो पहले तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं, यानी परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, या तो हेड होगा या टेल। इन दोनों को, दो ही संभव है, इन दोनों को जब समुच्चय के रूप में लिख दोगे तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि। जो जितनी घटनाएं संभव है वो सभी को समुच्चय के रूप में जब लिख देंगे तो ये इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा। ऐसे ही जब एक पासा उछालते हैं
तो उसके आउटकम्स यानी रिजल्ट्स परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इन सभी को जब आप समुच्चय के रूप में लिख दोगे तो ये इसका सैंपल स्पेस बन जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि। तो मुख्य रूप से अब हम सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। पहली प्रश्नावली इसमें 16.1। का पहला सवाल। पहले सवाल में दिया है, इसने दिया है 1 से लेकर 7 तक, प्रत्येक में निर्दिष्ट परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए, यानी हमें सैंपल स्पेस ज्ञात करना है। पहला है, इसमें एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है पहले सवाल में, तो कितने रिजल्ट संभव है? एक सिक्के को 3 बार उछालना, ये तो हमारा इवेंट या घटना है। सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तो यदि एक सिक्के को n बार उछाला जाए तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि में या कुल घटनाएं जो उसकी है वो कितनी हो सकती है? 2 की पावर n, है ना। अतः कुल घटनाएं, तो इसकी कुल घटनाएं कितनी होगी? 2 की पावर 3 यानी कि 8। n बार उछाला जाए सिक्के को तो कुल 2 की पावर n घटनाएं होती है, तो कुल घटनाएं 8 घटित हो सकती है, यानी इसके आउटकम्स या परिणाम जो है वो 8 परिणाम संभव है। अब इसमें से इसका सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस, तो इसका जो सैंपल स्पेस है इसमें 8 घटनाएं आपको लिखनी पड़ेगी। कौन कौन सी हो सकती है 8 घटनाएं? पहला है जब तीनों बार हेड आ जाए, अब 2 बार हेड आए और 1 बार टेल। अब 2 बार हेड और 1 बार टेल, इसकी 3 संभावनाएं हैं। तीसरी बार में टेल आए, या दूसरी बार में टेल आए, या पहली बार में टेल आ जाए, या अब 2 बार टेल वाली संभावना होगी हेड वाली। अब हो सकता है 1 बार ही हेड आए, तो हेड टेल टेल। अब हेड पहली बार में है, हो सकता है ये दूसरी बार में आए, और हो सकता है ये तीसरी बार में आए। अब हेड 1 बार की संभावना भी होगी, 3 बार की लिख दी, फिर 2 बार वाली, फिर 1 बार हेड वाली, अब 0 बार हेड वाली, यानी तीनों बार टेल आ जाए। तो कुल कितनी घटनाएं बनेगी? 8। 2 की पावर 3 बराबर 8। तो ये जो सभी है, इस वाली घटना को क्या बोलेंगे हम? जो एक घटना इसमें से कोई भी है उसको तो हम बोलेंगे प्रतिदर्श बिंदु, और पूरा जो इकट्ठा एक साथ लिखा है इसको बोलेंगे प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग रिजल्ट है, और इन सबको जब सारी संभावनाएं इतनी संभव है इसकी, उनको जब एक साथ लिखा तो इसको बोलेंगे हम सैंपल स्पेस। तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा ये, यही आपसे पूछा हुआ है अब सवालों में। जैसे दूसरे सवाल में एक पासा 2 बार फेंका गया है, तो इवेंट जो हमारा है, घटना, एक पासे को 2 बार फेंकना। अभी घटना आपको दी है, एक पासे को 2 बार फेंकना है हमें। अब सैंपल स्पेस, पहले तो कुल कितनी घटनाएं हो सकती है? कुल घटनाएं, पासे को अगर n बार फेंका जाए तो 6 की पावर n घटनाएं होती है कुल, क्योंकि 1 बार फेंकते हैं तो 6। अब जितनी बार फेंकोगे 6 की पावर में, ऐसे ही सिक्के को जब उछालते हैं तो 1 बार में 2 संभावनाएं हैं, अब n बार फेंकोगे तो 2 की पावर
n, तो 6 की पावर 2 यानी कुल 36 संभावनाएं संभव है। उन सबको एक साथ जब लिखेंगे यहाँ पे तो इसका सैंपल स्पेस बताओ कौन कौन सी हो सकती है। एक एक इसको एक साथ लिखेंगे, 2 बार पासा उछाला, फिर 1 2, पहले पासे पे 1 दूसरे पे 2, फिर पहले पासे पर 1 दूसरे पे 3, फिर पहले पे 1 दूसरे पे 4, फिर पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6। इतना ही संभव है। उसके बाद में फिर पहले पे 1 की बजाय 2 आ जाएगा, तो 2 1 2 2, ऐसे चलते चलते 2 6, ऐसे ही फिर यहाँ 3 1 4 1, ऐसे चलते चलते लास्ट यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ मैं, ऐसे चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा 6 1 6 2, यहाँ पे लास्ट आएगा 6 6। तो कुल कितने हो जाएगा, एक बार में 6 है और ऐसी 6 इंटू 6 कुल 36 संभावनाएं बनेगी। इसमें एक और ध्यान रखना, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 इनको बोलते हैं द्विक, डबल द्विक। 12th में आएगा ये एक सवाल में, द्विक है ना। तो जैसे पूछ लिया जाए पासा 2 बार उछाला जा रहा है, उसमें द्विक आने की प्रायिकता क्या है। तो 2 बार उछाल रहे हैं तो कुल घटनाएं 36 संभव है, और द्विक कितने आ सकते हैं 6, तो 6/36 या 1/6 द्विक आने की प्रायिकता। तो ये दूसरा सवाल था। प्रायिकता में कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई ना, आप हाथों हाथ पूछ लेना, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट पे है। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो आगे से आगे वो दिक्कत करेगी। सवाल इसका ये नहीं है कि कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन इसमें नहीं होती, इसमें दिमाग से थोड़ा सा समझ के ही करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जानी चाहिए। तीसरा है, एक सिक्का 4 बार उछाला जा रहा है, तो इवेंट है सिक्के को 4 बार उछालना। यह हमारी घटना हमें दे रखी है, इवेंट ये है या घटना सिक्के को 4 बार उछालना। अब इसमें सैंपल स्पेस बनाना है इसका, तो इसकी कुल घटनाएं या कुल घटनाएं कह लो या कुल परिणाम कह लो, कौन कौन से संभव है। सिक्के के लिए आपको बताया है n बार उछालोगे तो 2 की पावर n होता है, या 4 बार उछाल रहे हो तो 2 की पावर 4 यानी 16। तो 16 रिजल्ट संभव है इसके। अब इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, एस से लिखेंगे सैंपल स्पेस को, सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि। तो सबसे पहले 4 बार हेड आ गया, फिर 3 बार हेड और 1 बार टेल। कितनी संभावनाएं हो सकती है इस प्रकार की, 3 बार हेड और 1 बार टेल, 4 हेड हेड टेल हेड। इनका मतलब समझ रहे हो, ये चौथी बार में टेल आया है जब सिक्का चौथा सिक्का उछाला उसमें। यहाँ का मतलब है पहले 2 सिक्कों पे हेड आ गया, तीसरे पे टेल और चौथे पे हेड। तो दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। ऐसे ही हेड टेल हेड हेड और टेल हेड हेड हेड। 4 सिक्के उछाले, चारों पे। अब 3 बार हेड और 1 बार टेल की संभावना लिख दी। अब हेड 2 बार, तो 2 बार हेड आएगा, उसकी कितनी संभावनाएं हैं, कितनी संभावनाएं बनेगी बताओ। 2 बार हेड आएगा, कुल हमारे पास कॉम्बिनेशन वाली वो पढ़ी है हमने, क्रमचय संचय। 4 स्थान है, 2 हेड चाहिए 2 स्थानों पे। कितने तरीकों से लिख सकते हैं 2 बार हेड, 4C2। कुल 4 स्थान है, उनमें 2 जगह हमें हेड भरना है, तो
4c2 और इसका मतलब होता है 4 × 3 बटे 1 × 2, तो 6 संभावनाएं बनेगी। कौन कौन सी बनेगी वो देखो अब। तो इनको पहले तो आपस में बदल देते हैं, टेल टेल हेड हेड, दो तो ये होगी, और इसके अलावा और इधर लिखता हूँ मैं, बताओ इसके बाद क्या हो सकती है। हेड टेल और टेल हेड, ठीक है। अब दोनों सिरों पे हेड रख लेते हैं, अंदर टेल, और दोनों सिरों पे टेल रख लो, अंदर दोनों हेड, तो कुल 6 संभावनाएं बन गई। 7 भी नहीं बना सकते आप कभी भी। ये गणित का जादू है, ये मैथ का जादू। बिना करे, बिना सरल किए आपको बता देगा कि कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। ऐसे ही अगर मान लो 5 स्थान होते और आपको 2 जगह हेड भरना होता, उसमें कितनी संभावनाएं बन सकती है, तो 5c2 10। अब वो फिर बना लो, आपकी मर्जी, आप बना पा रहे हो कि नहीं, पर 10 होगी। मैथ ने ये बोल के आपको बता दिया कि 10 जगह 10 तरीक़ों से आप सेट कर सकते हो। अब आप कर पा रहे हो कि नहीं वो आप पे है। उसके बाद में तो हेड हमारा 2 बार आ गया, फिर हेड आए 1 बार, तो वही टेल वाली संभावना ही हो जाएगी। इसमें टेल 1 बार आया था, वैसे ही अगर हेड 1 बार आए तो मतलब हेड टेल इनकी जगह बदल दो, 4 संभावनाएं बनेगी। टेल हेड टेल और टेल हेड टेल, और चौथा आ जाएगा इधर हेड, स्टार्टिंग से हुआ था लास्ट में आ जाएगा टेल हेड। ये 4 संभावनाएं इसकी बन गई। अब इसके बाद में अब एक बार भी हेड नहीं है, इसमें 4 बार हेड था, इनमें 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार और अभी 0 बार, तो 4 बार टेल आ गया। अब इनको गिनोगे तो ये 16 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये टोटल 16 घटनाएं। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 4। अभी सिर्फ हम सैंपल स्पेस बना रहे हैं इनका, प्रतिदर्श समष्टि। चौथा है, एक सिक्का उछाला गया है और एक पासा फेंका गया है। फेंक दिया है ऐसे लुढ़का के। कौन सा गेम खेलते हो? इससे लूडो खेलते हो कि सांप सीढ़ी खेलते हो? दोनों ही। उसमें पासा उछालते हो, तो बस वही पाछा है। तो चौथा है, एक सिक्का उछाला गया है और एक पासा फेंका गया है। तो इवेंट हमारा है, पहले एक सिक्का उछालेंगे, एक सिक्का उछाला तथा एक पासा उछाला या फेंका। तो कुल घटनाएं सिक्का जब उछाल रहे हैं तो 2 घटनाएं संभव है, पासे पे 6 घटनाएं संभव है, दोनों का गुणा कर दोगे कुल 12 घटनाएं संभव हो जाएगी। कौन कौन सी होगी देखते हैं। तो सैंपल स्पेस बनाते हैं। सिक्का उछाला आपने, हेड आ गया और पासे पे 1 आ गया, फिर हेड 2, हेड 3, हेडफोन, हेड 4, हेड 5, हेड 6, फिर टेल हो सकता है सिक्के पर टेल आ गया हो। पासे पे 1 से लेके 6 तक सारी संभावनाएं संभव है।
तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे टेल 6। तो 6 और 6 टोटल 12 घटनाएं संभव होगी इसकी। तो ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा। इसके बाद में पांचवा, एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है एक पासा फेंका जाता है। चित्त मतलब हेड, चित्त का मतलब होता है हेड, पट का मतलब होता है टेल। तो पांचवा है, एक सिक्का उछाला गया है और उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है एक पासा फेंका जाता है ना। तो इवेंट तो पूरा ये हो जाएगा, एक सिक्का उछालना, तथा सिक्के पर चित्त प्रकट होने पर, चित्त का मतलब हो जाएगा हेड, प्रकट होने पर एक पासा उछालना। ये हमारा है इवेंट, घटना। तो इसमें इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो पहले आपने एक सिक्का उछाल दिया और उछाला तो आपने टेल आ गया, तो कोई समस्या ही नहीं है हमें, टेल आ जाए तो कुछ नहीं करना। अगर हेड आ गया, दूसरी घटना है जब हेड आया तो फिर हमें पासा उछालना पड़ेगा। तो पासे पर एक भी आ सकता है, या हेड आने के बाद में पासा उछाला उस पर 2 आ गया, या हेड आने पर सिक्के पे हेड आया तो आपने पासा उछाला उस पर 3 भी आ सकता है, या 4 भी आ सकता है, या फिर 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो इसने कहा था अगर हेड आए तो आपको पासा उछालना है, टेल आए तो कुछ नहीं करना। तो कुल कितनी संभावनाएं होगी? 7। समझ आया? छठा, एक्स कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है फिर एक बच्चा चुना जाता है। तो इवेंट जो है इसमें एक्स कमरे में, तो घटना जो है पहले एक्स कमरे में 1 लड़का, 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, तो 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स हैं, तथा वाई कमरे में 1 लड़का, 1 बॉय प्लस 3 गर्ल्स है। ऐसे लिख दो या ऐसे। तो 1 लड़का है और 3 लड़कियां हैं। अभी हमें क्या करना है, एक कमरा सेलेक्ट करना है जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है फिर एक बच्चा चुना जाता है। तो इसका सैंपल स्पेस बनेगा। पहले आपको एक कमरा सेलेक्ट करना है, हमने एक्स कमरा सेलेक्ट कर लिया। फिर अब जो 2 लड़के हैं पहले तो इनको लिखते हैं। ये जो 2 लड़के हैं इनको हम लिखेंगे B1 B2, और 2 लड़कियां हैं इनको लिख देंगे G1 G2। ऐसे ही इधर B1, ये G1 G2 G3। तो सैंपल स्पेस है, हाँ वैसे तो गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि कमरा पहले लिखेंगे ना। भी हमने पहले एक्स कमरा सेलेक्ट किया, तो अब
बच्चे जो हैं वो एक्स कमरे वाले ही सिलेक्ट होंगे। तो एक्स B1, इसका मतलब पहला कमरा सिलेक्ट किया और पहले लड़के को हमने सिलेक्ट कर लिया। या एक्स B2, पहला कमरा दूसरा लड़का। या एक्स B, अब लड़के तो सिलेक्ट हो गए, अब लड़कियां G1 या एक्स G2। या अब दूसरा कमरा Y B1, या ये कॉमा नहीं लगाएं तो भी चल जाएगा इसमें, तो Y G1 Y G2 और Y G3। तो इसीलिए इनमें B1 B2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कमरे अलग अलग है तो हमें पता चल जाएगा। नहीं तो हो सकता है आपको इसमें फर्स्ट कमरे के लिए अलग से और सेकंड कमरे के लड़कों के लिए अलग से फिर अपने को बनाना पड़ता। तो अभी टोटल कुल कितनी घटनाएं घटित हो गई? 4 ये थे, 3 4 हुए 8, तो 8 घटनाएं घटित होगी और ये उसका सैंपल स्पेस होगा। कोई भी घटना घटित होगी तो इनमें से ही कोई एक हमारा रिजल्ट आएगा। आप कोई सा एक कमरा सेलेक्ट करोगे, पहले या तो एक्स होगा या वाई, फिर उनमें से जो भी आप कोई बच्चा सेलेक्ट करोगे वो इन्हीं घटनाओं में से कोई एक आएगा। तो सैंपल स्पेस वो है जिसका मतलब जैसे तुम्हारे अभी कक्षा 11th में पास होगा जो भी बच्चे, पहली बात तो पास और फेल होने का जो सैंपल स्पेस है वो तो सिक्का उछालते हैं, वैसा ये हेड और टेल, पास या फेल, ठीक है। अब नंबरों का प्रतिशत, परसेंटेज की अगर बात करें या आपके सब्जेक्ट में नंबर की बात करें, है ना, तो 100 नंबर का अगर है मान लो पेपर, तो उसका सैंपल स्पेस में कुल कितनी संभावनाएं हैं? 1 से लेके है क्या, 1 से लेके 100 तक कितनी सैंपल स्पेस में कितनी? अगर 100 अंकों का पेपर हो रहा है, ठीक है, और नंबर आपको भी 5.5 मिलते हैं तो उसके 6 ही होते हैं, ये आपको पता ही है। तो सैंपल स्पेस बनेगा तो उसमें कितनी घटनाएं आएगी? 100 नंबर का पेपर है, सारे अलग अलग बताओ, तू बता। अरे तो 100 अंकों का पेपर हो रहा है, सैंपल स्पेस मतलब किसी बच्चे के 5 आ गए नंबर, किसी के 8, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, कितनी संभावनाएं हैं? अलग अलग स्टूडेंट भी, चलो स्टूडेंट 500 है, अब बताओ 500 कैसे आएंगे? 1 से लेके 100 तक नंबर देने हैं आपको, 1 से लेके 100, तो तुम्हारी 100 नंबर का पेपर है, 1 से 100 है जो भी है वो तो तुम देखो, 100 नंबर का पेपर है, 500 बच्चे बैठे हैं पेपर में, तो सैंपल स्पेस उसमें प्रतिदर्श समष्टि जब हम बनाएंगे तो उसमें कुल कितनी घटनाएं आ सकती है? गुणा क्यों कर? सैंपल 5, मेरी बात सुनो, सैंपल स्पेस हमने किसी बच्चे के 6 नंबर आ गए, मैंने लिख दिए, अब हो सकता है दूसरा कोई और बच्चा हो 500 में से जिसके 6 आ गए, तो 2 बार तो सेट में लिखते नहीं है, ये तो आपने ही पढ़ा है, तो 2 बार तो इसमें लिखा ही नहीं जाएगा, 1 बार ही लिखा जाएगा। ऐसे ही 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 नंबर आए हैं, तो 50 को मैं 1 बार ही लिखूँगा। तो 100 अंकों तक कौन कौन सी संभावनाएं बनती है? 100 नंबर का पेपर है, क्या किसी का 1 नंबर आ सकता है? बिल्कुल। 2 आ सकता है क्या? 3 4 99 100, तो कौन कौन सी 101 आ सकता है क्या? नहीं। तो फिर क्या संभावनाएं बनेगी? तो सैंपल स्पेस चलो बना के दिखाओ, कॉपी में दिखाओ, क्या सैंपल स्पेस क्या बनेगा, जल्दी बताओ। 1 से 100 तक होगी। कॉपी में बनाओ तो सही, दिखाओ मुझे कैसे बनाओगे। ऐसे मैं सैंपल स्पेस जैसे बना रहा हूँ ना, ऐसे सैंपल स्पेस बना के आपको बताना है कुल कितनी संभावनाएं हैं। सर कितने बच्चे? बच्चे 500, 1000, 2000, 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा। तो क्या संभावनाएं, कितनी संभावनाएं हो सकती है?
1 मिनट में जवाब देना है, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना। अभी बता भी दिया आंसर तो मैंने। सौ नंबर का पेपर है, कितनी संभावनाएं बनेगी? 100। तुम कॉपी चेक करोगे तो 100 संभावनाएं बन सकती है ना। मैं चेक करूँगा तो 101 बनेगी। जीरो भी आएगा? नहीं आएगा जीरो रिजल्ट में? तो फिर 0 से लेके 100 तक नंबर आएंगे। 100 से ज़्यादा बच जाएगा किसी का नंबर तो, और 5.5 किसी के है तो उसके 6 होते हैं नंबर। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है 0 से लेके 100 तक? 0, 1, 2, 100 तक। अब कितने बच्चे हो? 1000 हो, 2000 हो, इससे बाहर तो जाएगा नहीं सैंपल स्पेस। कितने बच्चे हो पूरे राजस्थान में? कितने बच्चे हो? 8 लाख 9 लाख बच्चे हैं, उनका रिजल्ट तो इसी में से एक आएगा। या तो उसके 90 नंबर होंगे, या 80 होंगे, या 100 होंगे। 101 तो किसी के नहीं होंगे, 0 से कम भी किसी के नहीं होंगे। तो सैंपल स्पेस का मतलब जितने रिजल्ट पूरी दुनिया में संभव है वो सारे एक साथ आप लिख दो। अब कोई भी घटना वैसी घटित हो, इनमें से कोई एक रिजल्ट आएगा, वो होता है सैंपल स्पेस। अब पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, इससे बाहर रिजल्ट कभी नहीं जा सकता। 100 नंबर का आपका पेपर चल रहा है तो समझ आया कुछ? 100 का स्क्वायर 500 क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है? सैंपल स्पेस का मतलब सिंपल सा ये है, कौन कौन से रिजल्ट संभव है। जैसे मैंने पास और फेल का कहा। अब चाहे 1000 बच्चे हो, चाहे 8 लाख बच्चे हो, चाहे 8 करोड़ बच्चे हो, फेल और पास का जब बना रहे हो तो 2 ही रिजल्ट संभव है। अगर सप्लीमेंट्री को हम कंसीडर नहीं करें, क्योंकि सप्लीमेंट्री का पेपर होने के बाद भी या तो वो फेल होगा या पास, तो 2 ही रिजल्ट संभव है, या तो पास होगा या फेल होगा। अब ये कभी इसमें ये नहीं है कि सर तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। आप चाहे बच्चे कितने एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, 8 लाख बैठ रहे हो, चाहे 8 करोड़ बैठ रहे हो, तो वो रिजल्ट उसके संभावित जिससे बाहर रिजल्ट कभी नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। समझ आया? जैसे पढ़ाई के घंटों की अगर बात करें, एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो, तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? अब हो सकता है कोई मेहनती हो जो 2 दिन लगातार सो के उठा हो, अब अगले 2 दिन नहीं सोए, 24 घंटे पढ़े, तो अधिकतम जो संभावना है वो 24 घंटे की हो सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो 0 से लेके 0 घंटे या 1, 2, 3 ऐसे 24, तो टोटल 25 संभावनाएं बनेगी। 0 कर दिया ना, नहीं पढ़े तो सैंपल स्पेस का मतलब आपको समझना है। तो समझ आ गया आपको? 8वां और 9वां रिकॉर्ड नहीं हुआ तो दोबारा एक बार बता देता हूँ आपको। 8वें में था 2 बच्चे वाले परिवार में लड़के और लड़कियों की संख्या, इसका प्रतिदर्श समष्टि बनाना था। तो यदि हम क्रम को जानना चाहें तब तो दोनों या तो लड़के होंगे, या पहला लड़का दूसरा लड़की, पहली लड़की दूसरा लड़का, या दोनों ही लड़कियां। ये 4 संभावनाएं बनती है प्रतिदर्श समष्टि में। और दूसरे में हमें कहा है कि हम सिर्फ लड़कियों की संख्या जानने में इंटरेस्ट है, तो हो सकता है लड़कियों की संख्या 0 हो, या 1, या अधिकतम 2 और न्यूनतम 0। ऐसे ही 9वें सवाल में एक डिब्बे में 1 रेड कलर की और 3 वाइट कलर की गेंद है। 2 गेंदें बिना प्रतिस्थापन के निकालनी है, तो या तो वो पहली गेंद रेड और दूसरी वाइट, या पहली वाइट दूसरी रेड, और या तीसरे में दोनों ही वाइट कलर की हो। और अगर प्रतिस्थापन के साथ निकालोगे तो रेड कलर वाली पहली भी रेड हो, फिर वापस रखी, वापस निकाला तो बाई चांस दूसरी बार में वही गेंद आपके हाथ में आ गई, यानी दूसरी गेंद भी रेड हो। बाकी तीनों वही संभावनाएं जो यहाँ पे थी। अब इसके बाद में है 10वां। इसके बाद में है 10वां। एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है और यदि उस पर चित्त प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है। यदि पहली बार उछालने पर पट प्रकट होता है तो एक पासे को फेंका जाता है। इसकी प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। 16.1 का 10वां।
घटना हमें दी है, दो प्रकार की घटनाएं इसमें, E1 और E2 लिख देते हैं इनको। पहली घटना में ये बोल रहा है कि सिक्का हमने उछाला। पहले तो हमारी घटना जो है वो एक सिक्का उछालना, पहली घटना है हमने सिक्का उछाल दिया। फिर रिजल्ट जो आएगा उसके ऊपर दो घटनाएं डिपेंड कर रही है। पहली घटना, यदि सिक्के पर चित आ जाए, चित यानी हेड, तो सिक्के पर चित आए या चित आने पर क्या करना है हमें? पुनः उछालना है, पुनः सिक्का उछालना। और दूसरी घटना है, हमने जो पहली घटना की सिक्का उछाला उस पर अगर पट आ गया तो फिर सिक्के पर पट यानी टेल आने पर एक पासा फेंकना या उछालना। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि, आपने पहले ये घटना जो है ये घटित की, आपने एक सिक्का उछाला, उसमें आ गया हेड। तो अब हेड आने के बाद में क्या करना पड़ेगा? पुनः सिक्का उछालोगे। अब पुनः जब सिक्का उछालोगे तो उस पर दो संभावनाएं बनेगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे लिख देता हूँ, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरी बार में सिक्का उछाला, और जब आप इधर लिख देता हूँ, यही कर देता हूँ, चलो फिर मिटाएंगे इसको। और अगर टेल आ गया, पहली बार में जो हमने ये घटना इसमें टेल आ गया, तो फिर आपने एक पासा उछाला, पासे पर या तो एक आएगा या दो या तीन या चार, पाँच या छः, ये संभावनाएं संभव है। यानी इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, इसको इधर लिखता हूँ मैं, सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि ये हो जाएगा हेड हेड या हेड टेल, इनको साथ में लिख देंगे, या टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, ये इसका प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है। ग्यारहवां, मान लीजिए कि बल्बों के एक ढेर में से 3 बल्ब यादृच्छा निकाले जाते हैं। यादृच्छा का मतलब समझते हो? इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम। बिना देखे, बिना अनुमान के सीधा हाथ डाला और 3 बल्ब इसमें से ढेर था, उसमें 3 बल्ब निकाल लिए। प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है। अगर वो ख़राब है तो उसको डी से लिखेंगे, ठीक है, तो उसे एन से वर्गीकृत करते हैं। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो कितनी संभावनाएं बन सकती है ये बताओ। डायरेक्ट बता दूं, इसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ढेर में से 3 बल्ब निकाले हैं और सही है तो उसको डी से लिखेंगे, और गलत ख़राब है तो डी से लिखेंगे, और ठीक है तो एन से लिखेंगे। तो कुल कितनी संभावनाएं बनेगी? 8, 2 की पावर 3, क्योंकि एक जो निकालोगे वो या तो डी होगा या एन होगा, मतलब या तो ख़राब हो गया ऐसे ही। तो सिक्के वाली कहानी है, सिक्का 3 बार उछालते हैं तो 8 घटनाएं होती है, वैसे इसमें होगा। तो पहली बार में हो सकता है तीनों ही सही हो, एन एन एन, फिर एक खराब हो, एन एन डी, इसकी 3 संभावनाएं, एन डी एन और डी एन एन। उसके बाद में 2 बार खराब, एक बार सही हो तो एन डी डी, इसका मतलब एक बार तो सही है, 2 बार खराब है, 2 बल्ब खराब है उसमें से। अब इसको डी एन डी और डी डी एन।
मोबाइल में ही ऑप्शन होता है ना DND का, क्या मतलब है इसका? मैसेज वगैरह आते रहते हैं तो उसके लिए डू नॉट डिस्टर्ब। तो उसके बाद में लास्ट बच गया जब तीनों ही खराब हो, तो D D D। ये कुल 8 संभावनाएं बनेगी। इसके बाद 12वां, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित हो तो एक पासा फेंका जाता है, यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो पहले जो घटना ई है वो क्या है? सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्का उछाला जाता है या उछालना। उसके बाद में E1 अगली जो घटना है, यदि परिणाम चित हो तो एक पासा फेंका जाता है। तो सिक्के पर चित यानी हेड आने पर एक पासा फेंका जाता है या फेंकना। फिर घटना E2, पासे पर सम संख्या आने पर, और सम संख्या का मतलब क्या होता है? 2 4 6। सम संख्या आने पर एक, सम संख्या आने के बाद क्या करना है? वापिस एक पासा फेंकना। तो ये 3 घटनाएं हैं। तो पहले तो आपने सिक्का उछाला, उस पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आ गया, टेल आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी कहानी बंद हो जाएगी, कुछ करना ही नहीं है। हेड आए तो है, हेड आए तो फिर वापस पासा फेंकना है। तो हेड आ गया तो आप पासा फेंकोगे इस पर, या तो 1 आएगा या 2 या 3 4 5 6। अब विषम संख्याएं आ गई, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्या आ गई या तो 2 या 4 या 6, तो फिर आपको वापस पासा फेंकना है। अगर 2 आ गया तो भी पासा फेंकना पड़ेगा। तो पासे पे फिर से 1 2 3 4 5 6 कोई सी भी संख्या आ सकती है। या 4 आ गया तो भी आपको पासा फेंकना है, उस पर भी 1 2 3 4 5 6 ये संभावनाएं बनती है। या 6 आ गया तो भी पासा फेंकना है, इस पर भी 1 2 3 4 5 6 ये संभावनाएं बनेगी। वापिस आगे नहीं है, इतना ही कहा है इसने। पासा फेंका आपने, हेड आने पे पासा फेंक दिया, पासे पर सम संख्या आ गई तो फिर एक और पासा फेंका। तो सम संख्या 2 आई तो भी पासा फेंका आपने, 4 आ गई तो पासा फेंका, और 6 आई तो पासा फेंका, बस। तो अब इनकी जब प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस बनाओगे तो पहले तो हम टेल ही लिख लेते हैं। सिक्के पे टेल आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बार में सिक्के पर हेड आ गया मान लो, फिर आप पासा फेंकोगे तो पासे पर या तो 1 या पहले विषम वाले लिख लेता हूँ मैं, H1 H3 या H5, मतलब पासे पर विषम संख्या आ गई तो आगे कुछ नहीं करना। अब सम संख्या वाले, हेड आया सिक्के पर, आपने पासा फेंका, उस पर 2 आ गया तो फिर 2 के बाद में फिर आपको पासा फेंकना है, उस पर 1 आ गया। फिर H2 है ना, H2 फिर 1, H2 2, H2 3, H2 4 ऐसे चलेगा। H2 1 आ गया, फिर 2, H2 3, H2 4, H2 5, H2 6 ऐसे ही लिख दो इनको, ज़्यादा ठीक है।
अब ऐसे ही हेड, फिर पासे पे 4 आ गया सम संख्या, फिर 1, फिर ऐसे ही H4 2, H4 3, ऐसे ही चलते चलते चलो लिख ही देते हैं H4 4, H4 5 और H4 6। अब उसके बाद में अगर 6 आ गया, वो भी सम संख्या है, तो यहाँ पे भी H6 1, H6 2 और चलते चलते लास्ट में H6 6। तो कुल कितनी संभावनाएं होगी ये? 6 ये होगी, 6 ये और 6 ये, 18 19 20 21 22। तो कुल प्रतिदर्श समष्टि में 22 घटनाएं आएगी। समझ आया? तो ये जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आपको इसमें करते जाना है। उसके बाद हो सकता है इसमें ये भी बोलता अभाज्य संख्या आने पे पासा उछालना है, या इसके बाद अभाज्य संख्या सम संख्या आने पे पासा उछालो, विषम संख्या आने पे सिक्का उछालो वापस। तो फिर आपको ये विषम संख्या है, उसके बाद सिक्का उछालना पड़ता है। इसके बाद या तो हेड या टेल, हेड टेल या हेड टेल, है ना। तो जो भी बोलेगा आप उस हिसाब से काम करते जाओ और ज्ञान लिख दो। वैसे इसमें 3 और होती, क्योंकि इस 1 के साथ हेड आता आगे, 2 तो 3 तो है ही, 3 और होती है एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 13 16.1। कागज़ की 4 पर्चियों पर 1 2 3 4 अलग अलग लिखी गई ये संख्याएं। इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया जाता है। एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद दूसरे बिना प्रतिस्थापन किए निकालता है। तो इसमें भी बिना प्रतिस्थापन के है। तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो इवेंट घटना क्या है हमारी? डिब्बे में रखी 4 पर्चियों में से कोई 2 पर्चियां बिना प्रतिस्थापन के निकालना। तो डिब्बे में रखी 4 पर्चियों, कौन कौन सी पर्चियां हैं जिस पे 1 2 3 और 4 लिखा हुआ है, में से 2 पर्चियां बिना प्रतिस्थापन के निकालना। ये तो हमारी घटना है। 4 पर्चियां हैं जिन पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, उनमें से हमें 2 पर्चियां निकालनी है। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस, तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा बिना प्रतिस्थापन के। मान लो पहली बार में 1 आ गया, कुल कितनी संभावनाएं बनेगी इसकी बता सकते हो क्या? 4C2 कितना होगा? 4C2 मतलब है ना, 3 1 2 5 5 से 6 तो ये हो गया, 1 2 1 3 1 4 4P2 होगा वैसे यहाँ 4P2 या 4C2 इंटू फैक्टोरियल 2 तो 12। 4C2 का मतलब तो हुआ आपने पहले 4 में से कोई 2 संख्याएं निकाल ली। अब उन 2 संख्याओं से कितनी संख्याएं आप बना सकते हो? इन 2 आगे पीछे क्रम का महत्व नहीं है। क्रम का महत्व है ना, यही तो बोल रहा है ये। बिना प्रतिस्थापन के है, क्रम का महत्व होगा ना। पहला नंबर कौन सा आया? पहली कौन सी पर्ची निकली? 1 निकली, और दूसरे में 2 निकल गई मान लो। फिर 1
3 1 4, फिर 2 1 2 3 2 4, 2 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि दो बचे दो बचे। प्रतिस्थापन के साथ बोला, इसने बिना प्रतिस्थापन का है, यानी आपने 2 अगर निकाल ली पर्ची तो वो तो बाहर फेंक दी। अब बाकी जो संख्या बच गई उसमें 2 है ही नहीं। ऐसे ही मान लो पहली बार में 3 आया तो 3 1 3 2 और 3 4, और पहली बार में अगर 4 आया तो 4 1 4 2 4 3, कुल 12 घटनाएं संभव है। ठीक है, तो 1 2 है तो 2 1 भी है, दोनों अलग अलग है। समझ आया या कम आया? 14वां, एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है और यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। प्रतिदर्श समष्टि, मुझे लेगा है। उछालते रहो। तो हमने इसको डायरेक्ट करते हैं। एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है, आपने पासा फेंका, उस पर 1 2 3 4 5 6 आ गई। परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है और यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है, चलो 1 2 3 4 5 6। डायरेक्ट आपको कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ, आपको करना ऐसे ही है। पासा फेंका सबसे पहले और उस पर पहला काम आपने पासा फेंका, तो ये 6 संभावनाएं बनी। अब इसने कहा है यदि सम संख्या आ जाए तो एक सिक्का उछालना है, ये बोला है ना। पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो सिक्का उछाला, तो सम संख्या यानी 2 आ गया तो सिक्का उछाल दो, उस पर या तो हेड या टेल आएगा। 4 आ गया तो भी सिक्का उछालोगे, उस पर भी हेड या टेल आ सकता है। 6 आ गया तो भी सिक्का उछालोगे, उस पर भी हेड या टेल आ सकता है। विषम संख्या आ गई, यानी 1 अगर आ गया तो आपको 2 सिक्के उछालने हैं। 2 सिक्कों की कुल 4 संभावनाएं होती है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ऐसे ही इनमें आप लिखोगे, इस 3 वाले में भी 4 संभावनाएं बनेगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इसमें भी 3 संभावनाएं बनेंगी, इसकी 4, हेड टेल, टेल हेड, ऊपर लिख दूँ मैं हेड हेड और टेल टेल। बना के दिखाओ इनकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी। सैंपल स्पेस क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान नहीं देखना बोर्ड पे। चलो, तो 1 आने के बाद आपने 2 सिक्के उछाले, वो चारों संभावनाएं, फिर 3 के या 5 आएगा तो भी आप 3 आने के बाद भी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और 3 टेल टेल। 3 के बाद 5। तो विषम संख्या आने पे आपने 2 सिक्के उछाल दिए। अब सम संख्या आएगी, यानी 2 आ गया अगर, तो फिर आपको एक ही सिक्का उछालना है जिस पे हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ऐसे ही 4 आ गया तो हेड और 4 टेल, और ऐसे ही लास्ट में 6 आ गया तो फिर सिक्का उछालोगे, उस पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल कितनी संभावना होगी ये? 4 × 3 12 और 3 × 2 6 18। तो कुल 18 संभावनाएं बनेगी, जिसको हमने ऐसे लिख दिया। इसका लास्ट सवाल है 16.1 का। एक पासे को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर 15वां एक सिक्का उछाला गया है। यदि उस पर
पट प्रकट होता है तो एक डिब्बे में से जिसमें 2 लाल रंग और 3 काले रंग की गेंदें हैं, गेंद निकाली जाती है। और यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। 15वां, इनके हम डायरेक्ट प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे। हमारे पास एक डिब्बा दे दिया गया है जिसमें 2 लाल रंग की है, तो 2 तो रेड कलर की गेंदें हैं प्लस 3 ब्लैक कलर की, यानी टोटल 5 गेंदें इसमें रखी हुई हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक सिक्का उछालना है, तो उस पर या तो हेड या टेल आ जाएगा। आपने सिक्का उछाल दिया, हेड या टेल आ गया। यदि उस पर पट यानी टेल आए तो डिब्बे में से 2 गेंदें, डिब्बे में से 1 गेंद निकालनी है। तो अगर टेल आ गया, टेल को ऊपर लिख देता हूँ मैं, अगर टेल आ गया तो आपको जाके इस डिब्बे में से 1 गेंद निकालनी है। और अगर चित आ गया तो आपको एक पासा उछालना है। पासे पर वही 6 संभावनाएं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें से 1 गेंद आपको निकालनी है। तो अब इसमें एक बार देखना, R1 R2 ऐसा तो नहीं दिया हुआ, क्योंकि इसमें एक जैसी गेंद तो इसने कहा नहीं, दे रखा है ना, क्योंकि इसने एक जैसी गेंद नहीं कहा हमें। तो हो सकता है दोनों पे कुछ लिखा हो या दोनों अलग अलग साइज़ की हो, तो R1 R2 अलग अलग। जब तक हमें नहीं कहा जाए तब तक हम इनको R1 R2 2 गेंदें हैं तो, और ब्लैक है तो B1 B2 B3। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि में सबसे पहले आपने सिक्का उछाला, उस पर हेड आ गया, पहले इसको ही कंप्लीट कर देते हैं। तो फिर आप पासा उछालोगे, उस पर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या हेड 4, हेड 5, हेड 6। अब आपने सिक्का जो उछाला उस पर टेल आ गया, फिर आपको एक गेंद निकालनी है इस डिब्बे में से। हो सकता है वो पहले रेड कलर की बॉल हो, R1 T, R2 T, B1 B2 B3। बस ये इसकी प्रतिदर्श समष्टि बन गई। अलग अलग की नहीं बोलता तो फिर ये R और T भी होता है। क्या अलग अलग, क्या वो R1 R2 नहीं करते तो T R और T भी होता है। हाँ, T R और T B। अगर ये बोलता कि दोनों ये रेड कलर की ये दोनों एक समान हैं, एक जैसी हैं, और ब्लैक वाली भी एक जैसी है, तो फिर आप T R या तो रेड कलर की बॉल निकलेगी या ब्लैक कलर की। परंतु यहाँ कुछ नहीं बोला तो फिर ये सारी अलग अलग माननी पड़ेगी आपको। ये 2 गेंदें हैं, इनको R1 R2 और ब्लैक जो है उसको B1 B2 B3, ये 3 अलग अलग, ये इनकी प्रतिदर्श समष्टि है। अब इसका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 16। एक पासे को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर 6 प्रकट ना हो जाए। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो आपने पासा फेंका, उस पर 1 2 3 4 5 6 ये संभावनाएं आ गई। 6 आ गया, हमारा काम कंप्लीट है, फिर नहीं फेंकना। 1 आ गया तो फेंकना पड़ेगा, फिर वही संभावनाएं बनेगी। 1 2 3 4 5 6, सेम ऐसा यहाँ है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा इसमें सब में होगा। इस वाले में 6 आ गया तो यही काम रोक देंगे, या इस वाले में 6 आ गया तो यही रोक देंगे, या नहीं आया तो फिर इसके बाद फिर आप आगे भी चलेंगे। जब तक 6 नहीं आए तब तक तो ऐसे ही चलेगा। 5 6, यहाँ 6 आ गया तो यहाँ आके रुक जाना, नहीं आया तो फिर उछालो। ऐसे चलते जाना, यहाँ 6 पे रुक जाना, नहीं तो फिर चलते जाओ। तो सैंपल स्पेस इसका क्या बनेगा, पहले तो आपने सिक्का उछाला तो उस पर 6 आ गया, पहले यही घटना ले ली तो यहाँ पे आके बंद, तो कुछ नहीं। 6 नहीं आया, 1 आ गया या 2 या 3 या 4 या 5 या
इनमें से कुछ आया तो फिर आपने वापस पासा उछाला, इस पासे में वापस यही घटना पहले लेते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है 6 आ गया, यही रुक जाएगा, ये इसमें भी यही है। अगर इनमें 6 आ गया तब तो यही रुक जाएगा। 6 के अलावा कुछ नंबर आया, मान लो इसमें 1 के बाद में 1 ही आ गया, अगली बार में पहली बार में 1 आया फिर 1 आ गया, या 1 के बाद में वापस वही 6 घटनाएं, 1 के बाद में 2 आ गया, या 1 के बाद 3 आया, या 1 के बाद 4 आया, या 1 के बाद 5 आया, या 1 के बाद 6, तो लिखना ही नहीं। हाँ, तो फिर आपने फिर पासा उछाला, भाई यहाँ पे आगे रुक गया था, यहाँ से फिर पासा उछालोगे तो इसमें फिर वही 6 पे जाके रुकेगा नहीं, है ना। अगली बार में फिर आप मान लेते हो कि 6 आ गया तीसरी बार में, तब तो यहाँ रुक जाएंगे, तो आप सारे यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि एक बार 6 आते ही रुकना है। 6 नहीं आया तो फिर इनकी भी ऐसी ही संभावना बन रही है। ये तो 1 की लिखी हमने, 2 की भी संभावना बनेगी। 2 में क्या होगा, 2 के बाद में 1 आ गया, फिर आगे हमें उछालना पड़ेगा। 2 के बाद में 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 2 के बाद 4, 2 के बाद 2 के बाद 5, इनमें से कुछ आया। अब पासा आपने वापस से पासा उछाला, उस पर 6 आ गया तो आप रुक जाओगे। 6 नहीं आया तो फिर वापस इसके बाद फिर फेंकोगे आप। हाँ, ऐसे ही 3, 4, 5 इनमें होगा। तो लास्ट आंसर आपका सैंपल स्पेस कैसे बना रखा है बुक में देखो, या तो 6, फिर 2 घटनाएं वाले एक साथ लिखते हैं जहाँ पे जाके रुक रहा है, इधर देख लो पहले, वही होगा। पहली घटना में हमने देख लिया भी 6 आ गया तो रुक गए, नहीं तो फिर 2 वाली घटनाएं, ये 5 संभव है। तो पहली बार में तो 6 नहीं आया, पर दूसरी बार में 6 आ गया, तो 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6 और 6 6, 6 तो होगा ही नहीं, खैर 6 तो पहले ही हो, ठीक है। 2 की इतनी संभावनाएं संभव है। दूसरी बार में 6 नहीं आया तो फिर तीसरी बार में आया है, तीसरी बार में 6 आया तो इसकी संभावनाएं, ये 1 के बाद में 1 6, तीसरी बार में 6 आने का मतलब कुल कितनी संभावनाएं बनेगी इसकी, इसकी संभावनाएं बनेगी 25 और 1 26, देखते हैं, है ना। 26 तो होती है जहाँ नहीं बनता। चलो देखते हैं भाई, ये केस लिया हमने, मान लो यहाँ पे 6 नहीं आया तो पहले पासे पे 1, फिर दूसरे पासे पे 1, तीसरे पे 6 आ गया, या पहले पासे पे 1, दूसरे पे 2 6, या 1 3 6, 1 4 6, 1 5 6, इनको मिटा देता हूँ मैं। हमारा सैंपल स्पेस इधर से नहीं आता, पर ये आपकी थोड़ी ये हमारा हैंड राइटिंग माइंड तो चेक किया जाए आपका। मतलब 2 बार में, दूसरी बार में 6 आए तो यही संभावनाएं थी, अब तीसरी बार में 6 आए तो इसके लिए टोटल 2 पासे जब फेंकते हैं उसमें 36 संभावनाएं होती है, उसमें से 6 वाली संभावनाओं को हटा दो तो कितनी बचेगी 25। 6 वाली संभावनाएं कौन सी हटेगी, एक तो इधर लास्ट लाइन 6 1 6 2 6 वो वाली, और एक यहाँ पे 1 6 2 6 3 6, याद आ रहा है कुछ, 1 1 1 2 ऐसे स्टार्ट करते हो 2 पासे, हाँ ऐसे चार्ट, ये हो जाएगा 1 6, ऐसे ही यहाँ पे 2 1 2 2, यहाँ पे 2 6, और लास्ट में यहाँ 6 1 6 2 6 6, ये टोटल 36 संभावना होती है। उसमें 6 वाली संभावना हटा दो तो बचेगी कितनी, 5 × 5 25। ये 25 की 25 संभावना यहाँ लिखी जाएगी, क्योंकि इन दोनों में कहीं भी 6 नहीं आना चाहिए, तीसरे स्थान पे 6 होना चाहिए, समझ आया। हाँ, तो इसीलिए 1 1 1 2, पहले लाइन 1 3 1 4 1 5, और लास्ट में तीसरे नंबर पे हम 6 लिख रहे हैं। भी तीसरी बार में 6 आ रहा है, एक पहली या दूसरी बार में 6 नहीं आए तो ये 25 संभावनाएं बनेगी, वो यहाँ लिखते जाओगे ऐसे ही 2 1 6 2 2 6 2 3
6, ऐसे ही चलते चलते 2 5 6, फिर नीचे चलते चलते 3 4 5 5 1 6 5 2 6 5 5 6, ये संभावना होगी। ये तो था जब तीसरी बार में 6 आए, इसका मतलब पहली और दूसरी बार में 6 नहीं आया, तो ऐसी 25 संभावनाएं थी। अब ये सारी आ गई जिसमें तीसरी बार में 6 आएगा, अब चौथी बार में 6 आएगा, तो फिर वहाँ जाके रुकना है। चौथी बार में 6 आएगा मतलब पहले 3 स्थानों पे 6 नहीं होना चाहिए, तो पासा जब उछालते हो 3 बार जब उछालते हैं तो टोटल 6 की पावर 3 संभावनाएं बनती है, मतलब 216। अब 216 में से तो इसकी और तो 3 बार में तो 6 आना नहीं चाहिए, चौथी बार में 6 आना चाहिए, तो फिर वो संभावनाएं धीरे धीरे आगे आगे अलग अलग बढ़ती जाएगी। जिसका आपकी बुक में कहाँ तक आंसर दिया वो देख लो। इसके आगे क्या करना होगा, कुछ नहीं समझ आए तो, क्योंकि अनंत तक जाएगा ये तो, डॉट डॉट डॉट। हाँ सर, तो आपने ज़्यादा लिख दिया, इसमें तो कुछ नहीं लिखा। इसमें तो 5 to 6 तक ही हो गया। कहाँ तक? हाँ, अगर नेक्स्ट यहाँ 5 to 6। हाँ हाँ तो ठीक है। तो ये इसका, तो इसके प्रतिदर्श समष्टि में कुल अनंत घटनाएं होगी।